कुछ बातें अलग 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 रूप से ली गई है। काफी कुछ जानकारियां इसके माध्यम से हमें मिलती है। चारों प्रकार के अनुयोगों को यथाशक्ति कवर किया गया है इसमें। और हमारे लिए बच्चों को बताने लायक कई बातें हैं, जिससे कि बचपन में बच्चों को अगर हम आदत डाल दें तो आगे चलकर वे एक आदर्श नागरिक जरूर बनेंगे। इनमें कई बातें ऐसी है, जैसे आज का चैप्टर हम देख ले कि हमारा आज का प्रेजेंट कैसा हो, आज का हमारा वर्तमान कैसा हो। मतलब आज का दिन, आज कल मतलब आने वाला दिन, ये आने वाले दिनों में हम कैसे रहे। इसके साथ ही बचपन हमारे बच्चों के लिए जो है, उस बचपन में वो कौन कौन सी आदतें डाले वगैरह, ये सब कुछ बातें बहुत अच्छे तरीके से चर्चित हुई है इसमें। देखते हैं हम क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमें बच्चों को क्लास में ये चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न पूछना है। एज यूजुअल चैप्टर के शुरू में प्रश्न लिए जाते हैं और बच्चों को कहना है, अगर पॉसिबल है तो इस पूरा जो जितना भी चौकोर है, ये चौकोर, इसका एक छोटा सा हस्तलिखित आप तैयार कर कर उसकी जेरोक्स कर कर बच्चों को दीजिए और उनको कहिए टिक करो या क्रॉस करो। तो आपके पास उसका रिकॉर्ड हो जाएगा। और रिकॉर्ड अगर हो गया तो आप उसके आधार पर उन उन बच्चों के साथ चर्चा कर सकोगे। सबसे पहला प्रश्न उनके लिए कहा है, क्या आप घर के कार्यों में माता पिता का सहयोग करते हैं? अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों को आजकल क्या आदत हो गई, हम दो हमारा एक होने की वजह से लाड़ प्यार में पाला जा रहा है। और लाड़ प्यार का नतीजा ये हो रहा है, जहाँ खाएंगे वहीं थाली छोड़ देंगे, जहाँ पानी पियेंगे वहीं गिलास रख देंगे, अपने कपड़े बिल्कुल संवारेंगे नहीं, स्कूल से आने के बाद छाता फेंक देंगे, अपना जो बुक बुक रखने की जो थैली है उनकी बैग फेंक देंगे, जल्दी जल्दी बाहर निकल जाएंगे, पूछेंगे तक नहीं माँ को या पिताजी को या बड़े भाइयों को। नहीं, अपना ये जो सब कुछ बातें हैं, इनको बदलने के लिए उनकी क्या क्या आदतें हैं ये हमें समझना है। और उनको बोलना, देखो आपका नाम नहीं लिखा हुआ, आप नाम मत लिखिए, लेकिन इस पर टिक जरूर करिए। टिक करने से क्या होता है, अपने पास डेटा तैयार होता है। आप सबको मालूम है आज के कंप्यूटर के दुनिया में डेटा की क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है, क्या आप माता पिता के कार्यों में उनका सहयोग करते हो या नहीं? माँ दिन भर सवेरे से लेकर रात तक बच्चों के लिए, घर के लिए, सब अपना स्वयं का निजी कार्य, अगर वो सर्विस में होंगी तो वो संभाल कर, नहीं होगी तो भी पूरा दिन उसका इसी में बिजी रहती है, वो यही इसी काम में। तो क्या आप अपनी माँ को मदद करते हो? अगर आपको पानी चाहिए तो क्या आप माँ को बोलते हो कि माँ मुझे पानी दे एक गिलास? या आप खुद जाकर लेते हो? लेने से पहले आपको जो हाथ की स्वच्छता रखनी है, क्या वो रखते हो कि नहीं? ऐसे कई विषय इसके साथ निकलेंगे। आप उनके साथ इस बारे में चर्चा कर सकते हो। दूसरी बात पूछी है उनसे बच्चों को, क्या आप एक काम बार बार करने से बोर हो जाते हो? वही काम आज, वही काम कल, वही काम परसों, रोज कर रहे हो, रोज कर रहे हो, तो बोर हो जाते हो? बच्चे कहेंगे हाँ हम बोर होते। तो माँ को रोज रसोई बनाकर आपको खिलाने का काम रोज करना पड़ता है, वो नहीं बोर होगी क्या? तो बच्चों को एहसास होगा कि अरे, मेरी माँ भी ऐसा काम करती है, मेरे पिताजी भी रोज ऑफिस जाते हैं, क्योंकि उसके बिना पैसे नहीं मिलते। तो ऑफिस जाना, वहां पर काम करना, रोज ऑफिस की जगह तक जिस प्रकार से पहुंचना उस प्रकार से पहुंचना है, और वहां से आकर फिर वापस घर के काम जो जो बाकी है उनको भी पूरा करना है। तो ये करने में वो भी तो बोर होते होंगे। तो उनका वह काम हम कैसे हल्का करें, इसके लिए बच्चों को सोचने पर हमें थोड़ा मजबूर करना है। एक दिन में आपका स्क्रीनिंग टाइम कितना हो जाता है बताइए? स्क्रीनिंग टाइम मतलब या तो मोबाइल देखना, टीवी देखना, आपका टैब टैब होगा तो टैब देखना, लैपटॉप होगा तो लैपटॉप देखना, ये सब स्क्रीनिंग टाइम कहलाता है। और ये कितना हो जाता है, आपको रिकॉर्ड मोबाइल में तो मिल जाता है, लेकिन अन्य जगह पर भी आपका कलेक्ट करना है। तो आप क्या करें, उनको बताएं बच्चों को कि कितने दिन तक, देर तक आपने टीवी इस समय से लेकर इस समय तक देखा, कुल कितना हुआ टाइम। आपने मोबाइल चलाया, उसमें कितना टाइम, टैब चलाया, भले ही वो स्कूल के स्टडी के लिए हो, आजकल स्कूल का स्टडी टैब पर दिया जाता है, होमवर्क, भले ही वो हो तो भी उसका स्क्रीनिंग टाइम गिनाया जाए। और इसके साथ में उनको कहना है कि आप कुल मिलाकर कितना स्क्रीनिंग टाइम होता है,
ये हमें बताइए। इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है हेल्थ पर, इसका कैसा असर होता है उसकी चर्चा करेंगे हम। और चौथे नंबर का बिंदु है, क्या आपने हेल्दी लाइफस्टाइल का नाम सुना है? लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा आज चर्चा का विषय पूरी दुनिया में बना हुआ है। और ये देखा गया है कि लाइफस्टाइल अगर गलत रही तो जो हम कहते हैं ना, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर, अर्धांग वायु, इसके साथ में अनेक प्रकार के, जैसे किडनी फेल्योर है, लिवर का फेल्योर होता है, इंटेस्टाइन के अनेक प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं। ये सब बातें हमें हेल्थ स्टाइल ना होने के कारण मिलते हैं, कई प्रकार के रोग। और ये हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है इसका परिचय यहाँ पर करा दिया जा रहा है। तो उनको पूछना है, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे, हमारी दिनचर्या कैसी हो जो हमारे विकास के लिए आवश्यक है। तो हम अपनी ऐसी दिनचर्या बनाए कि जिसमें न सिर्फ शरीर का बल्कि मन का और हमारे बोलने का भी विकास अच्छी तरह से हो। तो इसके लिए ये चैप्टर सबसे पहला लिखा है, हमारा आज कैसा हो। अक्सर ध्यान में रखना, दो बातें यहाँ पर चर्चा में ली जाती है। बच्चों को हम बता सकते हैं इसके बारे में। दो बातें ली जाती है, एक मेरे कर्म या मेरे कार्य, और दूसरा मेरा भविष्य। हमारा आज का जो भविष्य, आज का जो हमें प्राप्ति, जो जो भी प्राप्ति हमें हो रही है, वो कल हमने जो किया था उसके बल पर आज प्राप्ति हो रही है। और आज जो हम करेंगे उसके बल पर हमें कल प्राप्ति होगी। जैनिज्म में इसी को कर्म सिद्धांत कहा है। तो इसके लिए ध्यान रखकर कि हमारे विकास के लिए हमारा आज कैसा हो, ये बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। पहला बिंदु लिया है परिचय। बच्चों से परिचय उनका स्वयं का कराना, परिचय कराना उनका हमारे साथ नहीं, या उनका क्लास के अन्य बच्चों के साथ नहीं, उनका परिचय उन्हीं से कराना है। उन्होंने पूछा है, सबको अपना अपना एड्रेस पता है क्या? बच्चे फटाफट जवाब देंगे, हाँ हमें मालूम है, ये हमारा एड्रेस। तो उनको ये बताना कि आप कौन से शहर में रहते हो, कौन सी सोसाइटी में आपका घर है, वैसे जाने के लिए कौन सा रोड है, पोस्ट बॉक्स नंबर क्या है, वगैरह वगैरह। ये बातें आपकी एड्रेस में तो आएगी, लेकिन ये भौतिक एड्रेस हुआ आपका, या लौकिक एड्रेस हुआ आपका, अलौकिक एड्रेस क्या है? तो उनको बताना, आप क्या, आपका वास्तविक एक्चुअल घर कौन सा है, घर कौन सा घर आपका है। आप पूछेंगे घर आप कहाँ रहते हो, घर में घर कहाँ है आपका, तो वो बोलेंगे ऐसे ऐसे फलानी फलानी सिटी में, वहाँ ऐसे ऐसे सोसाइटी में मैं रहता हूँ, या हमारी फैमिली पूरी रहती है। लेकिन हर एक को समझाना है कि हमारा वास्तविक घर हमारा अपना शरीर है। जब शरीर हमारा घर होगा तो निश्चित रूप से हमें अपने घर की पूरी मालूमात चाहिए, और उस घर को स्वच्छ कैसे रखे, बेहतरीन कंडीशन में कैसे रखे, इसकी भी हमें मालूमात चाहिए। तो वास्तविक घर हमारा अगर शरीर है, क्योंकि हम तो जीव है निश्चित रूप से, पीछे हमने पीछे साल में देखा है कि हम कौन है, हम एक जीव है। और जीव का, हर जीव का पहला घर उसका शरीर होता है। तो जीव रहता है शरीर में, क्योंकि शरीर से बाहर रहता नहीं जीव। अतः किसी भी प्राणी का उसका शरीर उस जीव का, उसकी आत्मा का पहला घर है। ये पहला घर है। फिर उसको लेकर आप कह सकते हो कि ऐसे घर में जो जो हम सभी रहते हैं इकट्ठा, माता पिता भाई बहन, ये जो रहते आने वाले मेहमान रहे, मित्र रहे, वो बात अलग। लेकिन हमारा रहने का जो स्थान है उसे हम कहते हैं घर। लेकिन अपना स्वयं का आत्मा का रहने का स्थान है हमारा शरीर। तो यहाँ पर शरीर और आत्मा की बच्चों को हम पहचान करा दे रहे हैं, और बहुत सिंपल तरीके से। कहाँ रहते हो? घर में। अच्छा, जब आप घर से बाहर होते हो तब कहाँ रहते हो? वो कहेंगे मैदान, खेल के मैदान पर, स्कूल में, वगैरह वगैरह। नहीं, आप रहते हो अपने शरीर में। आप कौन हो? एक जीव। एक जीव कहाँ रहता है? उसके उसके अपने शरीर में। तो जीव और शरीर
इन दोनों की पहचान करा देना, ये यहाँ पर पहला बिंदु उठाया गया है जो बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, जब आगे चलकर सम्यक दर्शन वगैरह वगैरह की बात आएगी तो यह जीव और शरीर ये दोनों अलग अलग है, यही बच्चों को समझाने में हमें यह उनका बनाया हुआ प्लेटफॉर्म हमें मदद करेगा। खैर, इसके बाद उन्होंने कहा है हम पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, इधर उधर भाग दौड़ करते, बच्चे भी रहो, बूढ़े भी रहो, हम गृहस्थ भी रहो, घर में काम करने वाली हमारी माता बहनें रहो, कोई भी रहो, क्या करते हैं, दिन भर व्यस्त है, व्यस्त पूरी तरह से। किसी के पास आज देखा गया तो सबसे ज्यादा महंगा क्या है, तो सबसे ज्यादा महंगा है टाइम। आप किसी को भी पूछो, फर्स्ट ईयर स्कूल में जाने वाला बच्चा भी बोलता मेरे पास टाइम नहीं पाठशाला में आने के लिए, मुझे स्कूल जाना है, वहां से आकर मुझे होमवर्क करना है। टाइम सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे इस, जिसे हम कहते हैं व्यस्त हमारी आदतें या लाइफस्टाइल, इसमें हमारा सबसे बड़ा पॉइंट आ गया कि हम हर कोई बिजी हो गया है, व्यस्त हो गया है। हमें अत्यंत महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान देने के लिए ही समय नहीं है। तो उन्होंने कहा इधर उधर आप भागदौड़ करते हो, लेकिन क्या इन सब के बीच में हम अपने स्वयं का, या स्वयं का अर्थ लेना है अपनी स्वयं की आत्मा, क्या हम अपनी आत्मा का या अपने शरीर का ध्यान रखते हैं क्या? नहीं, कोई नहीं रखता, कोई देखता नहीं। भोजन कर कर पानी पीने के लिए भी फुर्सत नहीं है, पानी पिएंगे जैसे तैसे और दौड़ेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम किसी के पास भी नहीं है। तो इसके बारे में अच्छी तरह से परिचय कराना है, आप कौन हो और कहाँ रहते हो, तो ये ध्यान में लेना है। हम अगर सामान्य तरीके से, अगर मतलब जिसे हम कहेंगे लौकिक तरीके से अगर हम देखें, तो हम नाम जो भी होगा उसका, उस जीव का वो नाम वाला वह है, और कहाँ रहता है तो उसका एड्रेस घर का वगैरह वगैरह मिलेगा, स्कूल का मिलेगा, घर का मिलेगा, बड़े होंगे तो ऑफिस का मिलेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बावजूद हमें बच्चों को ये समझा देना है इसके आधार पर कि आपका सही नाम तो क्या है, आत्मा, और कहाँ रहते हो आप, अपने अपने शरीर में। ये अगर उनको अच्छी तरह से समझा दिया, ये बहुत बड़ा काम करने वाला ये वाक्य आगे चलकर बहुत बड़ा काम करेगा। तो पहले क्या समझाना है, आप कौन हो, मैं एक जीव हूं, कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस क्या है, मेरा शरीर ये मेरा एड्रेस है, मेरे शरीर में मैं रहता हूं। तो ये उनको बताना है, और ये भी उनसे अच्छी तरह से समझा कर लेना है उनके पास से कि दिन भर काम में व्यस्त रहने के बाद, भाग दौड़ करते रहने के बाद, क्या वे अपने स्वयं का, अर्थात अपनी आत्मा का, और जिसमें रहती है आत्मा वो घर यानी शरीर का, क्या ध्यान रखते हैं क्या? नहीं, पूरी तरह से नहीं रख पाते, कुछ कुछ बात में रखते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं रख पाते। बड़े होने के बाद तो फिर उनको लगता है कि मैं जरा स्मार्ट दिखूं, मैं जरा सुंदर दिखूं, इसलिए अपने आप को सजा कर संवर कर बाहर निकलेंगे। लेकिन ये सजाना संवरना शरीर की केयर नहीं है, ये तो दूसरों को अच्छा दिखे इसके लिए किया गया कष्ट है, वो हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का, स्वयं आत्मा के काम का नहीं। लेकिन चलो आप वो करते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आज जरूरी है, करो। लेकिन इसके साथ हमारे शरीर की तरफ किस तरह से ध्यान देना चाहिए ये आगे बताया गया है, और इसको हमें अच्छी तरह से ध्यान में लेना है। अगला पॉइंट देखें कि एक बहुत सीक्रेट फॉर्मूला, सीक्रेट का मतलब है गुप्त ऐसा एक फॉर्मूला, जिसके आधार पर हमें ये बताया जाएगा कि क्या करना चाहिए। बच्चों को बताना है, तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है एक नियमित दैनिक दिनचर्या का। और ये दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए जो हमें निरोगी रखे, हमारे पास शरीर में कोई किसी प्रकार का रोग ना आए, इसलिए ये रहना जरूरी है, उसके लिए दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी के साथ में हमारा मानसिक और आत्मिक, मतलब माइंड डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये दोनों भी अगर हमारी हो जाए तो वो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमारे तन और मन को दोनों को स्वस्थ रखेगा। तो इसमें हम, इस पाठ में हम जानेंगे दिनचर्या के बारे में,
और ये दिनचर्या बताएगी कि आज तो हम ठीक है, आज जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन आने वाले कल, उसके बाद जब तक हमारी जिंदगी है तब तक के पीरियड में हम कैसे रहेंगे, कैसे फिट रहेंगे, अपने शरीर को भी फिट रखेंगे, और और फिर आगे बढ़ने में हमारे लिए यह स्वस्थ शरीर बहुत काम करता है। बच्चों को समझानी दो तीन बातें यहाँ पर। एक, पहले महत्वपूर्ण, आजकल पूरी दुनिया में सर्केडियन रिदम की बड़ी चर्चा चली है। आप अगर पेंसिल और किताब लेकर, नोटबुक लेकर बैठे होंगे तो आपको लिखना है सर्केडियन रिदम। मैं स्पेलिंग बताता हूं, आप लिख लेना गूगल करने के लिए। CIRCA, सर्कैडियन, DIAN, सर्कैडियन। और रिदम, रिदम तो रिदम है, RHYTHM। पीछे भी हमने क्लास में इसके बारे में चर्चा छेड़ी थी। तो सर्केडियन रिदम, आजकल पूरी बातें सब कुछ हमारा हेल्थ के बारे में, प्लानिंग को, इन्वेस्टिगेशंस को, ट्रीटमेंट का टाइम को, सब कुछ सर्केडियन रिदम के साथ चल रहा है। आजकल गोलियां कब लेनी, कैसे लेनी, क्यों लेनी, इसके बारे में सर्केडियन रिदम का अध्ययन कर कर फिर बताया जाता है। ये सब कुछ बारे में बातें होती है दिनचर्या। सर्केडियन रिदम मतलब क्या? दिन भर में आप किस प्रकार से अपनी चर्या रखते हो, वो तय करता है हमारा भविष्य। तो दिनचर्या, सर्केडियन रिदम। दूसरी बात, जब जब भी हम इस अपनी दिनचर्या की ओर ध्यान देंगे तो ही कई प्रकार के रोगों से हम अपने आप को आराम से बचा सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। कैसे? एक एक बातें हम देखेंगे, उस समय उसकी चर्चा करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है, ये पूरी तरह से अगर हम इस सीक्रेट फॉर्मूला, कौन सा सीक्रेट फॉर्मूला? दिनचर्या का सीक्रेट फॉर्मूला। ये अगर हम अच्छी तरह से मैनेज करेंगे तो हमारी न सिर्फ शारीरिक डेवलपमेंट होगी, मानसिक भी होगी, मन में भी अच्छे अच्छे विचार आएंगे, मानसिक डेवलपमेंट होगी, और शरीर और मन तो ऊर्जावान, स्फूर्ति का रहा तो निश्चित रूप से वह अपनी आत्मा के बारे में भी सोचने की कोशिश करेगा। तो इनको बच्चों को बच्चों की भाषा में समझाना है। कभी कभी हम कड़क शब्द अगर इस्तेमाल करें या डिफिकल्ट करें तो उनको लगता है ये क्या बोल रहे हैं, हमें नहीं समझ में आता। फॉर एग्जाम्पल, छठी सातवीं आठवीं के बच्चे अगर आगे होंगे तो ही उनको सर्केडियन रिदम के बारे में उच्चारण करना। अगर उससे छोटे बच्चे होंगे तो उनको इतना ही बोलना, अपनी जो दिनचर्या है, डेली एक्टिविटीज, उसकी तरफ हमें बहुत ध्यान देना है। क्या क्या है, हम इस पाठ के आधार पर देखेंगे। और बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है, बहुत बड़े महत्वपूर्ण बातें। देखते हम कैसे कैसे होगा। आगे क्या दिया है देखो, उन्होंने कहा है हेल्दी बॉडी, थोड़ा ऊपर लिया जाए, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, इन दोनों को अगर हमने प्लस किया तो दिस इज इक्वल टू हैप्पी लाइफ। शरीर हमारा बिल्कुल तंदुरुस्त रहना चाहिए, मन भी हमारा तंदुरुस्त रहना चाहिए, दोनों बिल्कुल हेल्दी रहे, तंदुरुस्त रहे, तो हमारी पूरी जिंदगी बहुत खुशनुमा बनती है, अत्यंत हैप्पी लाइफ रहती है। यहाँ पर हमारे ग्रंथों में दिया गया है, शरीर खलु धर्म साधनम। मतलब पहला, सुख निरोगी काया, और शरीर खलु धर्म साधनम, ये दो बातें आप अपने डायरी में नोट करिए। शरीर खलु धर्म साधनम। खलु का मतलब होता है सही अर्थ में। सही अर्थ में धर्म की साधना करने के लिए उत्तम शरीर रहना अति अनिवार्य है। आपका सिर दर्द हो रहा है और आप नमोकार मंत्र लेंगे, नहीं होगा। ये तो मुनि महाराज जी है कि जब सिर दर्द में भी नमोकार मंत्र और अपने सामायिक वगैरह क्रिया करते। हमसे नहीं होती, हम ग्रस्त है। सिर दर्द है, भूख बहुत लगी हुई है, पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, कहीं पर फोड़ा हुआ है, वो बहुत ठस ठस कर रहा है, दुख रहा है, नहीं लगेगा आपका मन नमोकार मंत्र लेने में। इसलिए सेहत अच्छी रखना धर्म साधना के लिए बहुत जरूरी है, ये गृहस्थों को कहा गया है। बच्चों को बताना ये वाक्य, शरीर खलु धर्म साधनम। अच्छा, और दूसरा बताया है, दूसरा क्या बताया था हमने?
दूसरा लिया है कि मैं भूल गया। हाँ, हेल्थ इज वेल्थ, या आप कह सकते हो कि जब जब भी आप पूरी तरह से शरीर की तरफ ही ध्यान दोगे तो ही आप हर चीज कर पाओगे। हाँ, आनंद, आनंद लेने के लिए शरीर का बहुत हेल्दी होना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर लेते हैं हम, किसी को डायबिटीज हो गया है, शक्कर बढ़ी हुई है, और घर में बहुत अच्छे गुलाब जाम बने, क्या वो गुलाब जाम का आनंद ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसको डायबिटीज है। कोई घर वाला उनको देगा नहीं, और कोई कोई भी, वो स्वयं भी कहेगा नहीं मुझे नहीं खाना, मतलब गुलाब जाम खाने का आनंद उसका चला गया। शरीर की सेहत ठीक नहीं रही तो आनंद मिलता नहीं। तो आनंद मिलने के लिए सेहत अच्छी होना बहुत जरूरी है। अब उन्होंने यहाँ पर बताया है, सबकी दिनचर्या अलग अलग होती है, क्योंकि सबके काम भी अलग अलग होते हैं। बच्चों की दिनचर्या अलग, बड़ों की दिनचर्या अलग। बड़ों में भी डॉक्टर अगर है तो अलग, इंजीनियर अगर है तो अलग, प्रोफेसर है तो अलग, ऑफिस में जाना है तो अलग, अगर और भी कोई सर्विस है, या फिर आप ड्राइविंग करते हो, या आप और कोई काम करते हो, दुकान चलाते हो, शोरूम है, जो कुछ भी है, काम अलग अलग, तो दिनचर्या भी अलग अलग होगी। और हमारे यहाँ पर अभी इस चैप्टर में हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये मूलतः सिर्फ हमारे पाठशाला के बच्चों को ध्यान में रखकर ये दिनचर्या बताई गई है। यहाँ पर बताया गया है कि सवेरे उठने का टाइम बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है आइडियली ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अर्थात सुबह 4 बजे से 5:30 के बीच में बच्चों को ये अच्छी तरह से समझाए। आजकल के बच्चे रात को जगकर अपना स्टडी करते हैं, देर से सोते हैं, और सवेरे देर से उठते हैं, उनका पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है। नहीं, क्या करें बच्चों को, और हम भी ध्यान रखें। हमने अपनी टीवी बहुत जोर से लगाई और बच्चों को कहा जाओ तुम सो जाओ, अपनी टीवी की आवाज जोर से आ रही है, बच्चों को कहें सो जाओ? नहीं, बच्चों को कहने से पहले हम भी सोने की तैयारी करें, तभी तो बच्चे सोएंगे, नहीं तो नहीं सोएंगे। छोटे बच्चे हैं तो उनको नजदीक लेकर स्टोरी वगैरह सुनाना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, बच्चों को अच्छे संस्कार तो मिलते ही है, और उनका अपने माँ बाप से, दादा दादी से, नाना नानी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट डेवलप होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों, वैसे तो यहाँ पर कहा है बच्चों के लिए नहीं, सभी को आइडियली ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त होता है, मुहूर्त बनता है, एक मुहूर्त होता है 2 घड़ी का, और एक घड़ी होती है 24 मिनट की। तो 24 मिनट, 24 दूने 48, लगभग होता है 48। यहां पर उन्होंने दिया है 4 बजे से लेकर 5:30 के बीच में कभी भी आप उठ सकते हो, जिस जिस प्रकार से अनुकूलता। जैसे ठंडी के दिन है थोड़ा देर से उठो, अगर आप गर्मी के दिन है तो थोड़ा जल्दी उठो, मतलब इस प्रकार से बताया गया है। तो 4 बजे से 5:30 बजे तक ये 1.5 घंटा टाइम दिया है, लेकिन मुहूर्त जो होता है वो मुहूर्त होता है 48 मिनट का। तो 48 मिनट का टाइम तय कर ले, समझो 5 बजे आप उठते हो, तो 5 बजे उठना जरूरी है। सूर्योदय से पहले 48 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त समाप्त होता है, सूर्योदय से पहले लगभग, अंदाजा बच्चों को समझाने के लिए। तो 5:30 बजे तक, 4 से 5:30 बजे तक होना चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर ये नहीं हो पाया तो कम से कम 6 बजे तक तो उठ जाना ही चाहिए। हमारे शरीर की सब कार्य प्रणाली सूरज के साथ चलती है, इसको अंडरलाइन करके ध्यान में रखना। हमारे शरीर की कार्य प्रणाली सूरज के साथ ही चलती है। आपको मालूम होगा कि हमारे जैन धर्म में रात्रि भोजन त्याग कहा गया है, और सूर्यास्त के बाद बिल्कुल खाना खाओ मत, ये जैन धर्म के ग्रंथों में कहा गया है। जब मैंने 2002 से इस पर काम करना शुरू किया, तो आज मेरे पास 400-500 मेडिकल रीजंस है कि क्यों हम रात्रि में भोजन ना करें। रात्रि में भोजन नहीं करने के बहुत सारे कारण हैं, जितने हमें बताए वो तो उस समय आचार्यों ने इस प्रकार से बताया था कि जनता या हम लोग बहुत सुनने वाले थे, आचार्यों की बातें सुनने वाले थे। आज के जमाने में हम लोग नहीं सुनते, हम पूछते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, हम विश्वास नहीं रखते। लेकिन ध्यान में रखना,
जैन धर्म की एक एक नियम, जैन धर्म के एक एक बातें, जैन धर्म ने बताए हुए सब कुछ दिया हुआ नॉलेज, ये पूरी तरह से दो प्रकार के स्वास्थ्य मिलने में काम करेगा। दो प्रकार के, पहला शारीरिक मानसिक वाचनिक कार्य स्वास्थ्य, और दूसरा है आत्मिक स्वास्थ्य। इसी का नाम है पूरा स्वास्थ्य। स्व में रहना स्वस्थ, और स्व में अच्छी तरह से रहना, उसे कहते हैं स्वास्थ्य। अगर आपकी दांत दुखी बहुत ज्यादा है, सीवियर पेन हो रहा है, आप आनंद में नहीं रह सकते हो, सुखी नहीं, पूरा ध्यान आपका वहीं पर रहेगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये जो बातें हैं, ये हमारी सेहत अच्छी तो हमारा सुख भी अच्छा। तो इसलिए उन्होंने कहा है सेहत अच्छी रखने के लिए पहला नंबर का बिंदु दिया गया है, सवेरे के उठने की आप आदत बदलिए। 6 बजे तक उठ जाना ही चाहिए। सूरज पहले कैलेंडर में आपको मिल जाता है आजकल, सनराइज और सनसेट का टाइम। कॉलेज अपने कैलेंडर में टाइम देखिए, बदलते रहता है। 22, अभी जो 22 गई जून, वो सबसे बड़ा दिन की तारीख थी, अब दिन छोटे छोटे होने लगे। तो सूर्यास्त जल्दी जल्दी होगा, सूर्योदय देर देर से होगा। इसलिए सूर्योदय का टाइमिंग हर कैलेंडर पर दिया हुआ होता है, उसको देखने की आदत बच्चों को लगाओ। बच्चों को पूछो आज का सूर्योदय कितने बजे का है, देखा क्या आपने? नहीं, देखो, देखकर बताओ। बच्चों को ये देखने की आदत डालो कि कितने बजे सूरज का उदय हो रहा है। रोज का बदलता है, दो दो मिनट, 1 मिनट 2 मिनट, 1 मिनट 2 मिनट का फर्क पड़ता पड़ता जाता है। कभी कभी वही टाइम दो दो तीन तीन दिन भी रहता है। तो वो देखने के लिए बताना है उनको। बच्चों को ध्यान में आएगा किस प्रकार से रोजाना चेंजेस होते हैं। और इसके बाद उनको ये भी बताना है कि सवेरे 6 बजे तक आपको उठना ही है। यहाँ पर एक आपको लाइन बताई गई है बच्चों के लिए। रात को 12 से लेकर, फिर इधर थोड़ा सा ऊपर लीजिएगा दीदी। हाँ, रात को 12 से लेकर फिर रात के 12 तक, कुल मिलाकर 24 घंटे का यहाँ पर टाइम दिया। बीच में बरोबर दोपहर की 12 बजे का टाइम आया। मतलब इसमें एएम पीएम वो टाइम भी बच्चों को समझाना है। और जो बताया गया है कि 4 से लेकर 5:30 बजे तक आपको उठना चाहिए, ये ब्रह्म मुहूर्त है। ये ब्रह्म मुहूर्त का उन्होंने फेज बताया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी, 5:30 बजे उठना जरूरी है। बच्चों को जो स्कूल में जाते हैं उनको तो इस समय उठकर तैयार होकर थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए। कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त में हमारे मस्तिष्क के जितने भी हार्मोन्स वगैरह वगैरह होते हैं वो सब फ्रेश, और हर एक नॉलेज एक्सेप्ट करने की क्षमता लिए हुए होते हैं। इस समय जो भी पढ़ता है उसकी मस्तिष्क में जिंदगी भर रहेगा। बच्चों को कहना रात को सोते समय जल्दी सोना है, सोते समय रिवीजन दे दो, वो भी लॉन्ग टर्म में लेकर जाएगा, लॉन्ग मेमोरी में। और सवेरे आप जब पढ़ोगे तो वो लॉन्ग मेमोरी परमानेंट बन जाएगी। तो दो बातें कहना है उनको। रात को देर से सोना नहीं, सोने से पहले आपका इंपॉर्टेंट स्टडी रिवाइज करो, देख लो। सिर्फ देखने से भी आपकी लॉन्ग मेमोरी बनेगी। और तीसरी बात, आपको सवेरे उठने के बाद स्टडी करना, रात को जागरण कर कर स्टडी मत करिए। मुझे अच्छी तरह से याद है जब हम एमबीबीएस को थे तो हम रात को 2 बजे तक, 9 से 2 बजे तक सोते थे। किताबें नहीं थी हमारे पास, तो पार्टनर की या दोस्तों की किताबें इस्तेमाल करना, वो रात को अभ्यास करते थे। मैं जल्दी सो जाता था और सवेरे 2 बजे उठता था, तब ये लोग सोए हुए रहते थे, मुझे किताबें मिल जाती थी। उनकी भी अड़चन नहीं, मेरी भी अड़चन नहीं। और ये मुझे माँ बाप ने सिखाया था कि नहीं, सवेरे उठकर आप अध्ययन करो। और सवेरे उठने के बाद हम, अच्छी तरह से याद है आज भी मुझे, भक्तामर के 14 सिर्फ स्टैंजा पढ़ते थे। कस्तान निवारती संचरतो यथेष्टम, इतना बोलकर हम रख देते थे, टाइम नहीं था। तो वो आदत हमारी, हमें बहुत काम करी, बहुत बड़ा काम किया उस आदत ने हमारा। इसलिए आप ध्यान रखना, बच्चों को समझाना है कि जितने आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे उतना अच्छा रहेगा। और ये सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए नहीं है, ये अपने लिए भी जीवन में उतारने के लिए। आजकल क्या हो गया है, घर में मोबाइल टीवी आदि होने के कारण रात को 12 बजे से पहले कोई नहीं सोता। नींद होनी चाहिए कम से कम 6 से 7 घंटे अपनी, बच्चों की होनी चाहिए 8 घंटे। तब उनका मस्तिष्क की डेवलपमेंट, शारीरिक डेवलपमेंट दोनों भी होगी।
अगर नींद सफिशिएंट नहीं रही तो आपके शरीर में पूरी जो क्रिया है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया, चिंतन की क्रिया, क्रिया बाकी की भी अस्त व्यस्त हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना है, सवेरे का उठने का टाइम जितना महत्वपूर्ण, उतना ही रात्रि को सोने का टाइम भी। खैर, इसके आगे का दिया है उन्होंने, आगे का बिंदु लेते हैं। ये चित्र बाद में देखेंगे हम, आगे का बिंदु। हाँ, अब दैनिक दिनचर्या के लिए उन्होंने कहा है, उठे आप, उठने के बाद क्या करना है। देखो, उठने के बाद जहां पर आप बेड पर उठकर बैठे हो वहीं पर आप बिल्कुल सुखासन लगाइए, या पॉसिबल है तो पद्मासन लगाइए। और पहले नमोकार मंत्र का अच्छी तरह से 9 बार पठन करो। वह भी नमो अरियंताणम बोलना है तो अरियंत परमेष्टि का स्वरूप ध्यान में लाकर, उनको समोर लाकर उनको नमस्कार करना है। फिर सिद्ध परमेष्टि, उनका स्वरूप, आचार्य उपाध्याय सर्व साधु का स्वरूप, उनका अच्छी तरह से भावपूर्वक ध्यान करना है। भावपूर्वक का अर्थ यह है उनका किस प्रकार से, जैसे अरियंतों का स्वरूप, उनके गुण, ये शॉर्ट में मन में लाना है कि 4 घातीय कर्मों का नाश किया तभी तो अरियंत बने, बचे हुए 4 अघातीय कर्मों का यानी 8 कर्मों का नाश किया तब तो सिद्ध बने। आचार्य परमेष्टि है, किस प्रकार संघ का चालन करते हैं। उपाध्याय परमेष्टि है, किस प्रकार द्वादशांग जिनवाणी सिखाते हैं। सर्व साधु है, किस प्रकार 28 मूल गुणों का पालन करते, स्वयं की भी स्वयं का विकास, अन्यों का भी विकास करते हैं। ये सब बातें ध्यान में लेकर उनके बारे में चिंतन करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र लेना। इसमें ज्यादा से ज्यादा उनको 3-4 मिनट 5 मिनट लग सकते हैं। और उठने के बाद सभी बड़ों को आदर सहित पैर छूकर जय जिनेन्द्र बोलने की आदत डालो। ये बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे माँ बाप को और बड़ों को नमस्कार करना भूल जा रहे हैं। कहीं कहीं देखे हमने कि बच्चे करते हैं, मिलने के बाद नजदीक आकर, पाठशाला में जाने वाले बच्चे करते हैं। लेकिन उनको अच्छी तरह से समझाइए कि आपको रोजाना ये करना है। इतना ही नहीं, कोई बड़े अगर आपको पहली बार मिल जाए दिन भर में, तो भी आप उनको पैर छूकर नमस्कार करो। हमारे घर मेहमान आए, बड़े मेहमान, पैर छूकर नमस्कार करो। आपके रिश्तेदार कोई रास्ते में मिले तो उनको आप, भले ही आप साइकिल पर जा रहे हो और कुछ नहीं, तो बोल सकते हो पाव दुख दूं, ये बोल सकते हो। ये बोलने की आदत डालो। तो पैर छूना है और जय जिनेन्द्र हर एक से बोलना है, सिर्फ जैन धर्म के लोगों के साथ नहीं, अन्य लोगों के साथ भी बोलो। वो लोग भी बोलने लगते जय जय जिनेन्द्र। और देखो, किसी और धर्म के लोगों को जय जिनेन्द्र बोलवाने के लिए लगाना, इसमें हमारा कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि जय जिनेन्द्र बोलने से उनका भी कल्याण हो जाए। हमें मालूम है जो जो जय जिनेन्द्र बोलेगा उसका कल्याण 100% है। तो जय जिनेन्द्र बोलने के लिए सबको लगाना है। हम भी जय जिनेन्द्र सबको बोले और हम अपने से शुरुआत करें। पाठशाला के टीचर्स, बच्चे क्लास में आते हैं ना, तो हम पहले 1-2 दिन स्वयं शुरू करें जय जिनेन्द्र, वो भी आपको जय जिनेन्द्र बोलेंगे। तीसरे दिन चौथे दिन बच्चे आते ही आपको पैर छूकर बोलेंगे जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। ये उनको सिखाना है। इसके बाद उनको कहना है कि आपको रोजाना एक्सरसाइज करना जरूरी है, व्यायाम बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे कोई व्यायाम नहीं करते। ये पर्टिकुलरली जब युवा वगैरह हो जाते हैं तो उनको फिर बॉडी डेवलप करने के लिए है तो फिर करते हैं, फिर जाते हैं जिम में वगैरह। नहीं, बचपन से आदत चाहिए कि हम एक्सरसाइज जरूर करें। 3 बातें हैं जीवन में। भोजन का समय, देखो ध्यान में रखना 3 बातें। भोजन का समय, नींद, नींद का काल और नींद का समय, और तीसरा है एक्सरसाइज। इस 3 बातों के ऊपर आपका पूर्ण आरोग्य टिका हुआ है। आप किसी घर में देख लीजिए या बाहर देख लीजिए, कोई पीड़ित है अगर अलग अलग रोगों से, तो इन 3 बातों के लिए उनको एडवाइस दिया जाता है। खाने पीने का, ये बंद करो, ये बंद करो, ये बंद करो, इसको बढ़ाओ, इसको कम करो। एक्सरसाइज, हाँ आपको रोजाना घूमने के लिए जाना है, आपको ये व्यायाम करना है, आपको ये सब बातें करनी है। अच्छा, एक्सरसाइज और नींद, हाँ नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। नींद पूरी नहीं हुई तो काम नहीं चलेगा। अधूरी नींद में कई प्रकार के रोग अपने शरीर में पनपते हैं। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान रखना है। तो बच्चों को कहना एक्सरसाइज जरूरी, हो सके तो सवेरे की, अगर पाठशाला रही, होती नहीं आजकल कहीं पर सवेरे पाठशाला,
अगर होगी, जैसे संडे के दिन आप उनको पूजा को बुलाते हो, पूजा को बुलाइए उनको संडे के दिन या सैटरडे के दिन, जो भी आपको छुट्टी का दिन होगा उस दिन। और आने के बाद आप सब पूजा द्रव्य बाजू रखो, 2 मिनट के लिए उनको पीटी कराओ। पीटी कराना मतलब हाथ सीधे करो, सामने करो, ऊपर करो, नीचे करो, थोड़ा जगह पर जंप करने के लिए लगाओ, गिनने के लिए लगाओ, 10 10 10 15 15 बार या ऐसे। कुल मिलाकर 3 मिनट, सिर्फ सिर्फ 3 मिनट कराइए और उसके बाद पूजा प्रारंभ कराइए। बहुत बच्चों को आनंद आएगा। और ये आदत अगर हो गई तो बच्चे रोजाना वो शुरू करेंगे व्यायाम। इसके साथ अत्यंत महत्वपूर्ण भावना योग। भावना योग के बारे में क्या कहना, ये तो बहुत अद्भुत परिणाम देने वाला योग है। योग की बातें भी महाराज जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाई है। उन सबको ध्यान रखकर हमें रोजाना पहले व्यायाम, उसके साथ में भावना योग जरूर करना है। दोनों होंगे, मन वचन भी ठीक होगा, और सॉरी, वचन और काया भी अच्छी रहेगी, और भावना योग से मन और आत्मा भी सुदृढ़ बनेगा। इसके बाद शौच जाकर आना है, ये रोज सवेरे की आदत कंपलसरी चाहिए। और शौच जाकर आने के बाद मंजन से दांत साफ करे। मंजन से कहा है, अगर मंजन नहीं है तो नहीं, पेस्ट नहीं करो। पेस्ट करने से कई प्रकार की बातें खराब नजर आती है, आ रही है। आपको मालूम है पेस्ट करने में, एक तो पहली बात, किस प्रकार की पेस्ट बनाई जाती है इसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। उसमें जो कैल्शियम वगैरह वगैरह मिलाया जाता है, फास्फोरस मिलाया जाता है, किस प्रकार से मिलाया जाता है, कहाँ से आता है, क्या आता है, कई प्रकार की बातें हैं। और वो एक सेमी सॉलिड है, सेमी लिक्विड है, सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड है। तो उसमें गीलापन होने के कारण उस पेस्ट की ट्यूब में जीवों की उत्पत्ति होना स्वाभाविक है। तो क्या करना है, मंजन से दांत साफ करें। और आप मंजन से दांत तो करें, लेकिन ब्रश से आप उसको क्लीन भी करें। दूसरी बात यहां पर बताया है कि सवेरे के समय आपको मंजन से दांत साफ करना चाहिए। ध्यान में रखिए, बच्चों को एक आदत और लगाइए। सवेरे का भोजन कर कर स्कूल में जाते हैं बच्चे, तो बच्चों को कहना, एक आधे मिनट में जल्दी से ब्रश करो। पेस्ट मत लो, मंजन मत लो, लेकिन ब्रश करो। और ब्रश से दांतों के बीच में यहाँ वहां फंसे हुए अन्न के कण सब निकाल दो, अच्छी तरह से उसका कुल्ला करो। इससे क्या होगा, दांतों के बीच में अन्न के कण फंसे हुए रहेंगे नहीं दिन भर। और जब वो दिन भर रहते हैं तो वहां पर वो एक प्रकार से डिके होता है उनका, कूजने लगते हैं, मतलब सड़ने लगते हैं वो वहां पर। और उस सड़न के कारण हमारे जो दांत जिसमें फंसे हुए वो गम्स, उनमें सड़न पैदा होती है, उनके कारण दांतों में सड़न पैदा होती है। इसी को कहते हैं दांतों में कीड़ लगना, केरीज टीथ, ये उसी के कारण से। और दूसरी बात, जब गम्स रहते, गम्स और दांत के बीच में पॉकेट निर्माण होते हैं। पॉकेट मतलब समझो ये गम है और ये दांत है, तो दांत ऐसा चिपक कर रहने वाला चाहिए था, वो ना रहते हुए गम के बीच में जरा गैप रहती है, तो ऊपर से अंदर वहां पर अन्न के कण जाते हैं। इस अन्न के कणों के कारण, सड़न के कारण वहां पर जो डेवलपमेंट होती है, तो गम्स बिल्कुल फुसफुसे बनते हैं, सूजन आती है उनमें। और फिर वहां दांतों से जो खून आना है, मुंह में बदबू आना है, ये सब उसके कारण होता है। तो बच्चों को रात को सोने से पहले, मतलब एक बार दोपहर को खाना खाने के बाद उन्होंने नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन रात को सोने से पहले आपको कंपलसरी ब्रश करना अनिवार्य है। हम रात को नहीं कहेंगे, हम जैन है, शाम को खाना खाने के बाद कंपलसरी आप ब्रश करो। ब्रश कर कर ही आप फिर आगे के काम करेंगे। ये शाम के भोजन के बाद, जिसे हम ब्याड़ू कहते हैं, उसके बाद सबको समझाना है कि ब्रश करना अनिवार्य है, अन्यथा अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स डेवलप होती है। अच्छा, इसके बाद में वो कहा है, घर के पास मंदिर या चैत्यालय है तो श्रद्धा के साथ जाकर देव दर्शन करिए, अर्घ्य समर्पित करने के लिए बताइए। अर्घ्य सब हम सिखाते हैं बच्चों को, पाठशाला में सिखाए जाते हैं और पाठांतर भी लिया जाता है। अगर पॉसिबल है तो पूर्ण अर्घ्य जो बोलते हैं हम, मैं देवश्री अरिहंत पूजो, ये बोलकर भी वो अगर करे तो भी पूजा का उन्हें फल मिल सकता है, अर्घ्य चढ़ाने में भी फल फल मिलता है। यदि मंदिर नहीं है तो घर के अंदर ही जो मंदिर का स्थान है वहां दर्शन कराइए। एक जिनवाणी ईशान्य कोने में ऊपर के बाजू में जरूर रखें। जिनवाणी का मतलब लाल रंग के कपड़े की
किताब नहीं जिसमें पूजाएं लिखी हुई रहती है, वो है तो जिनवाणी, लेकिन वो नहीं, कोई ग्रंथ बच्चों को बताकर रखना। वो ग्रंथ जैसे पद्म पुराण है, कोई पुराण ग्रंथ है, तत्वार्थ सूत्र जी है, द्रव्य संग्रह जी है, या फिर हमारे बड़े बड़े कोई ग्रंथ अगर होंगे घर में रखने लायक, तो वो वहां पर के गोमटसार जीवकांड कर्मकांड है, लब्धिसार क्षपणासार है, या फिर आप कह सकते हो रत्न कंडक श्रावकाचार, अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे लिए, इनको रखे और उनको नमस्कार कर कर फिर बाहर निकलने के लिए उनको कहिए। मंदिर अगर दूर होगा और समय उनके पास नहीं होगा तो ये अल्टरनेट बात है। मतलब अगर तुम्हारे पास बिल्कुल अनिवार्यता है तो ही तुम ये काम करो, अन्यथा ये आदत नहीं बना लेना। समय है तो भी हाँ यहाँ पर नमस्कार कर लो चलो, और आपको जो करना है वो करो, काम नहीं। छुट्टी के दिन बच्चों को कंपलसरी घर मंदिर में भेजना जरूरी है, क्योंकि मंदिर में जाने की आदत उनके मन में पवित्रता भरती है, और आगे चलकर कभी भी गलत रास्तों पर ऐसे बच्चे नहीं जाते हैं। इसलिए मंदिर भेजना बहुत जरूरी है। मंदिर से आने के बाद जो भी आपको उनको देना है, अल्पाहार दो, या फिर बेस्ट वे तो है सवेरे जाते समय उनको रोटी सब्जी खाकर स्कूल में भेजो। स्कूल अगर सवेरे 7 बजे की तो रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, फिर उनको जो भी आपको देना है वो दीजिएगा, लेकिन भूखे पेट मत भेजिएगा। बच्चों को ऐसे समय में कुछ खाकर ही घर से भेजना चाहिए। सवेरे का कहा गया है भोजन हेवी हो, उन्होंने दिया है। देखो आपको मालूम भी होगा कि पहले के जमाने में फार्मर्स जब अपने खेत पर जाते थे, खेती करने वाले, तो वो सवेरे के समय भरपेट खाना खाकर फिर जाकर काम करते थे। सवेरे का खाया हुआ खाना सुस्ती नहीं लाता, बे टाइम में खाया हुआ खाना सुस्ती लाता है। इसलिए बच्चों को वो सिखाना है। फिर हमें ये भी सिखाना है उनको कि नाश्ता के लिए जो हम घर में चीज बनाएंगे ये तो हम हमारी जिम्मेदारी है, घर की चीज उनको खिलाइए, बाहर से लाई हुई चीजें नहीं खाना है। ये बहुत घातक है। बेकरी प्रोडक्ट्स हम सबको मालूम है अत्यंत वर्स्ट है, उनको नहीं लेना चाहिए। इसके साथ में हम जो भी जैसे मैगीज वगैरह वगैरह बनाई, 2 मिनट बस 2 मिनट नहीं, नहीं चाहिए। ये अत्यंत घातक ऐसे रेडीमेड फूड्स है, इनका इस्तेमाल मत करो। जो आजकल बताए थे वो चॉकलेटी दूध में भिगो कर खिलाने के लिए बच्चों के ऐड बताए थे, और उससे बच्चे उसको मांगने लगते। नहीं नहीं, उनको समझाइए इसमें बहुत सारी खराब बातें हैं। और आप उनको कभी कभी ऐसा डब्बा खोलकर भी बताइए कि उनके अंदर छोटे छोटे कीड़े भी कैसे बनते हैं, ये जरूर बताइए। ये सब बातें उनको इसलिए समझाना कि अपने घर का नाश्ता वो कर कर जाए, इसीलिए हमको ही थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। हमें घर पर क्या क्या नाश्ता उनको दे सकते हैं वो देकर, वो खिलाकर फिर हमें उनको भेजना चाहिए। अगर नहीं है तो छोटी छुट्टी होती है उसमें एक 10 मिनट में क्या खा सकते हैं ऐसी चीज उनको देकर भेजे। दोपहर का टिफिन तो उनको देना ही देना है साथ में है। स्कूल से आने के बाद स्कूल का उनका जो कार्य है स्कूल संभालती है। हमें इतना ही समझाना है कि जो भी पढ़ाते हैं ना स्कूल में उसकी तरफ अच्छी तरह से ध्यान दो, और वही घर पर आकर तुरंत रिपीट करो। इससे लॉन्ग मेमोरी में वो चीज जाने के लिए बहुत मदद करती है। इसके बाद में स्कूल से आने के बाद बच्चे थक जाते हैं। स्कूल से आने के बाद चाहे वो 7 बजे गए तो 12 बजे आते हो, या 11 बजे गए तो शाम को 4 बजे आते हो, जब कभी भी आएंगे तो बच्चे थक जाते हैं। क्यों थकते हैं? दो कारण से, एक जगह पर बैठना पड़ता है, या फिर कि कई प्रकार के काम उनके पीछे लगाए जाते हैं। तो मानसिक रीत्या थकान भी उनको शारीरिक थकान लाती है। क्या करें? आने के बाद वो अपना बस्ता जो है वो फेंक देते हैं, और तुरंत बोलते हैं माँ मुझे बहुत भूख लगी, कुछ तो भी खाने के लिए दे। तो दो, जरूर दो, देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको कहो पहले आप अपने स्कूल के कपड़े बदलो, अच्छी तरह से यथा योग्य जगह पर रखो, अपना जो बस्ता है वो उठाकर ठीक तरह से रखो, उसकी किताबें निकाल कर टेबल पर जहां पर रखनी है वहां पर रखो। जो भी कहना, जिस प्रकार आपने व्यवस्था करी है उसकी, उसको वो समझाना है, और वो पूरी तरह से करने के लिए उनको बाध्य करना है। ममता में, मोह माया में उनकी बातें सुनकर डिसिप्लिन अपनी ओर से भंग मत करो। एक बार आदत लग गई कि माँ मेरा सुनती है, मैं कहा वो, तो उनकी जिद बढ़ती चली जाती है। बच्चों को जिद्दी मत बनने दो। उनको कहना ये कहे करे बगैर तुझे खाने के लिए नहीं मिलेगा, ये काम करो तो खाने के लिए मिलेगा।
ये कंपलसरी। क्योंकि बचपन में हमें याद है, मंदिर जाकर आओ, यहाँ का चंदन दिखा तो खाने के लिए मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, भूखे रहो दिन भर, कोई लेना देना नहीं। हम चुपचाप जाते थे, उठते थे, नहाते थे, पहले मंदिर जाकर आना, माँ को बताना माँ मैं मंदिर जाकर आया हूँ, उसके बाद आपको मिलेगा दूध या जो भी खाने की चीज होगी, जो कुछ होगा वो उसके बाद, तब तक नहीं। लेकिन लाड़ नहीं, यहाँ पर हम अपने लाड़ से बच्चों को बिगाड़ते हैं। इसको थोड़े से अच्छी तरह से कंट्रोल करना है। फिर उनको कहना है भोजन करने से पहले, जब वो बैठेंगे नाश्ता करने भोजन करने, उनको कहना नमोकार मंत्र लो। नमोकार मंत्र लिए बिना भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए, ये नियम शास्त्रों में कहा गया और उसका बहुत बड़ा परिणाम है। तो नमोकार मंत्र लेकर ही भोजन करें। थोड़ी देर मित्रों के साथ बाहर हवा में खेले। हवा में खेलना आजकल बंद हो गया है। बच्चे अगर बैठेंगे तो क्या खेलेंगे, मोबाइल पर गेम खेलेंगे, नहीं, बच्चों को समझाओ खुली हवा में खेलना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन पूरा अंदर जाता है। जब सवेरे उठते हैं ना, उसी समय भी ओजोन मिलता है, ओजोन। आपको मालूम है ओजोन का मतलब होता है ऑक्सीजन के 3 अणु इकट्ठा आने से ओजोन बनता है। और ये जैसे ही शरीर में जाता है बहुत स्फूर्तिलापन लाता है, क्योंकि खून का ऑक्सीजनेशन होना ओजोन के कारण बहुत अच्छी तरह से होता है। तो ये सब बातें ध्यान में रखकर बच्चों को यहाँ समझाना है। फिर मित्रों के साथ खेलना, उनको टाइम कितना है वो देखकर उनको बंधन बना देना, आधा घंटा पौन घंटा जो भी खेलना उतना खेलो, लेकिन तुरंत आपको बगैर हम आवाज दिए आपको घर पहुंचना है, ये उनको अच्छी तरह से समझाना। फिर खेलने के बाद स्कूल का होमवर्क उनको उनको करने के लिए कहना, अगर हो सके तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 4 दिन जो भी पाठशाला चलती है, पाठशाला तो भेजना ही है, लेकिन पाठशाला, अगला प्रश्न वही बताया उन्होंने, पाठशाला जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले ऑनलाइन पाठशाला वगैरह हो तो वो भी अटेंड करो, लेकिन उसके पहले जो सिखाया है उसकी एक रिवीजन करो, बहुत जरूरी है वो। तो वो एक कराना है, ताकि धर्म की बातें उनके मन पर अंकित हो। इसके बाद में उन्होंने कहा है शाम को, शाम से पहले, रात होने से पहले भोजन कर लो, वो तो अनिवार्य है। भोजन करने के लिए उनको उनके पसंद से भी बनाइए, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि उनको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन सब कुछ बैलेंस मिले, ऐसे प्रकार की अलग अलग सब्जी, रोटी, दाल, चावल, दूध, दही और फ्रूट, ये उनके पेट में जाए, इसकी अच्छी तरह से आप ध्यान रखिए। और फिर बाद में अब सोना है रात को, तो रात को सोते समय सब बड़ों को पैर छूकर जय जिनेन्द्र करो। फिर सोने से पहले एक विचार करो, बोलना अपना, एक कागज और पेन लेकर एक 5 मिनट बैठो वहां पर, 3 मिनट बैठो वहां पर, आज का दिन मेरा कैसा रहा, मैंने कौन सी गलतियां की, कौन से अच्छे कार्य किए, आज मैंने कितना झूठ बोला, मैंने आज किसको सताया, मैंने किसको तकलीफ दी, क्या मैंने हिंसा की क्या आज, क्या मैंने कोई पाप किया क्या आज। तो उन गलतियों को नहीं दोहराऊं, अच्छाइयों को बढ़ाऊं, ये उनको अच्छी तरह से समझाना। भले वो ना लिखे, नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको कहना कि इस तरह से आपको करना जरूरी है। और ये करने के बाद उनको ध्यान अर्थात मेडिटेशन कराना है। क्या मेडिटेशन कराना है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, किस प्रकार की बातें हैं, मेरा शरीर ही क्या मैं हूँ, अगर मैं हूँ तो ये मुझे, मेरा शरीर छूटेगा तब क्या वो मेरा होगा क्या। ये सब बातें उनको धीरे धीरे जैसे जैसे हम पाठशाला में सिखाएंगे उस प्रकार से उनको मेडिटेशन कराने की, यानी ध्यान धारणा कराने की आदत डाले। 9 बार नमोकार मंत्र लो, उनको समझाओ ऐसा करने से खराब स्वप्न नहीं पड़ते, अच्छे स्वप्न आते, नींद गहराई की आती है, और गहराई की नींद निश्चित रूप से आपका शरीर, मन, आत्मा स्वस्थ बनाएगी। ये सब बातें बताना है। 11 बिंदु दिए हैं, इनमें कुछ आप और ऐड कर भी सकते हो, लेकिन वो टाइम टेस्टेड हो, मतलब हमारे पास हमारे शास्त्र ने अनुमति दिए हुए ऐसे नियम हम अपने उनके सामने रखें। ये कहा है, यहाँ नीचे नोट दी है, दांत सफाई के लिए शुद्ध मंजन करें। मंजन आजकल मिलता है, आयुर्वेदिक मंजन भी मिलता है, वो सबसे अच्छा है। पेस्ट करना है तो खरीदने से पहले ध्यान दो कि शाकाहारी है, मेरा तो भरोसा नहीं। मैं खुद अपने स्वयं के लिए 1995 से मैंने जो पेस्ट का त्याग किया है, आज तक मैं पेस्ट नहीं करता हूँ। मेरी मिसेस स्वयं 18 प्रकार की वनस्पति से मंजन बनाती है, और वो मंजन मैं तब से लेकर आज तक मैं इस्तेमाल करता हूँ। हमारे यहाँ जितने भी त्यागी है उन सबको जब जब भी चाहिए तो मंजन उनको दिया जाता है।
तो दांतों से मंजन से करो। मंजन करने में आप ध्यान रखना, उंगली आपकी बीच की, इसमें भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होते हैं एक्यूप्रेशर के वगैरह, और आपका मंजन आप हाथ में लेकर फिर अगर करते हो तो दो बातें होती है। उंगली से अपनी जो गम्स है उनको अच्छी तरह से मसाज किया जाता है, और उसके साथ में जो आयुर्वेदिक तत्व है उनमें मसूड़ों को कॉन्ट्रैक्ट कराने की शक्ति होती है। तो इसे कहते हैं मसूड़ों को खींचना, या मसूड़ों को बिल्कुल कन्वर्ट करना, आपका कन्वर्जेंस करना इस प्रकार से होता है। तो मसूड़े, जिसे हम कहते हैं दांत के बीच में गैप रहने की जो बात है ना, वो नहीं रहेंगे, वो चिपक कर रहेंगे। तो मसूड़े अच्छी तरह से दांतों को पकड़ कर रखते हैं, तो दांतों की हेल्थ अच्छी रहेगी। साबुन भी, नहाते समय कौन सी साबुन, साबुन अच्छी तरह से देख कर लेना। आजकल चर्बी की साबुन साबुन इस्तेमाल की जाती है। जितनी भारी साबुन उतनी ज्यादा चर्बी होने का वहां पर चांस ज्यादा। खैर, कुछ आयुर्वेदिक साबुनें भी महंगी है, लेकिन अच्छी तरह से देखो और उसके बाद ही उस साबुन का इस्तेमाल करो। आपको कई प्रकार की आयुर्वेदिक साबुनें मिल जाएगी, आप देख सकते हो, ले सकते हो, या आप अपने हमारे ही समाज के जो कई प्रकार के कंपनीज है उनके पास से हम ये सब ले सकते हो, मंजन साबुन वगैरह वगैरह ले सकते हैं। रात को सोने से पहले दांतों को मंजन से साफ करें, ब्रश जरूर करें, ताकि अन्न के कण दांतों में फंसे हुए ना रहे। ये बहुत जरूरी है। हर्बल चूर्ण, इसी का नाम है मंजन। यहाँ पर ये पहला चैप्टर हमने खत्म किया, अपना समय भी खत्म हुआ है। यहाँ पर कुछ प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि आज थोड़ी आदत हम बदलेंगे। ये जो प्रश्न बताए जा रहे हैं यहाँ पर जानना चाहता है, तो इसके उत्तर क्या क्या है, आप लोग खुद स्वयं उसको पढ़े, ढूंढे, उसकी क्या क्या बिंदु आपको मिलते जरा देखना। हो सके तो लिखकर भी तैयार कर सकते हो आप, वो जरूर करिए। और फिर दोनों दर्शन और प्रतिमा के जितने भी प्रश्न है वो प्रश्न आप अच्छी तरह से लो, और क्यों ऐसा होता है, ये क्यों, क्या, किस लिए, ये प्रश्न इनके सामने रखकर आप जरूर उसमें उसकी मालूमात बनाइए। जैसे बाहर का भोजन क्यों नहीं करना चाहिए होटल्स रेस्टोरेंट में, कई प्रकार के कारण आपको मिलेंगे। आजकल तो व्हाट्सएप का ज्ञान तो बहुत मिलता है सबको। तो इसके माध्यम से क्या क्या बिंदु है, आप स्वयं अपनी डायरी बनाइए और लिखकर काढें। मैं आज इसकी चर्चा जानबूझकर टाल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हम सभी क्या चिंतन करते हैं वो अपन अगले क्लास में पहले 10 मिनट उसकी चर्चा करेंगे और फिर आगे का क्लास लेंगे। तो यहाँ पर हमने यह चैप्टर पूरा किया। किसी की कोई चर्चा करने योग्य कोई बात हो सामने रख सकते हैं। अगर प्रश्न नहीं होगा तो क्या हम पूरी तरह से ले सकते हैं जिनवाणी स्तुति। जी पंडित जी, आपकी बात सुन के सबके मन में उत्साह जागा है घर में मंजन बनाने का। तो सब आपसे विधि जानना चाहते हैं कि मंजन बनाने की यदि विधि घर हाँ, पे मिल जाए मैं तो मैं बहुत मिसेस से अच्छा पूछता होगा। हूँ, और उनसे आपको वह जो फॉर्मूला है किस प्रकार बनाया जाता है मैं आपको जरूर भेजूंगा। जी जी जी। हम्म। किसी का यदि कोई क्योंकि प्रश्न है तो प्लीज बताइए। मंजन से दांत साफ करना बहुत बढ़िया है। दोनों प्रकार से करना, पहले उंगली से करना, कुल्ला कर लेना, फिर ब्रश से करना। उससे दो बातें होती है, मंजन के कण भी दांतों में अगर फंसे जाए, उम्र वाले लोगों के दांतों में फंसते हैं, लेकिन बच्चों को भी अगर होगा तो वो क्लीन हो जाएगा। अगर आप बचपन से बच्चों को खाने के बाद मंजन, खाने के बाद मंजन या ब्रश करने की आदत लगाओगे, उनके दांत कभी नहीं किड़ेंगे। और सोने से पहले कंपलसरी कंपलसरी करो कि सोने से पहले हर कोई ब्रश करे बिना नहीं सोएगा। हम स्वयं भी शाम का भोजन होते ही, हम बड़ों को तो शाम का भोजन होते ही जैसे हम हाथ धोते हैं, तो जब त्याग करते हैं ना, तो उसके पहले हम ब्रश करें, ताकि दांतों में फंसे हुए अन्न कण अगर बाद में निकल कर आए और उसको हम चबाए तो रात्रि भोजन का दोष लगता है। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखें, कंपलसरी ब्रश करें, ब्रश करने से आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। ठीक। हाँ, बोलिए।
यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम जिनवाणी स्तुति लें क्या? मैं प्रश्न कर सकती हूँ जो इस टॉपिक से तो नहीं है, अन्यथा चलेगा, है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए, अ, बताइए। पंडित जी, जब हम विश्व का उसके बारे में बताते हैं, आकृति की भी हमारा जो इसमें है कि द्वीप है, फिर समुद्र है, फिर द्वीप है, हमारी इस तरह की रचना है। तो बच्चों का एक प्रश्न होता है, जो वो आजकल की ज्योग्राफी जानते हैं, तो उन दोनों में कैसे समन्वय करें और उस चीज का उनको कैसे आंसर दें। जी क्योंकि जैसे नंदीश्वर द्वीप के बारे में बताते हुए कि अष्टम द्वीप है और यहाँ पर, तो इस बारे में बच्चों की थोड़ी जिज्ञासा होती है, जी। हम उसका हर ठीक से जगह आंसर नहीं कर हर पाते। जगह पर जैन भूगोल और आज का भूगोल, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न खड़े रहते हैं। हाँ। तो एक बात का ध्यान रखना है, बच्चों को पहली बात बताना, अभी हम जो जैन भूगोल सीख रहे हैं, यह जैन भूगोल बहुत विस्तृत है, इतना बड़ा है कि उसमें हमारा आज के भूगोल के कारण वहां पर तुलना नहीं हो सकती। दोनों में तुलना मत करिए, पहला बिंदु। किसमें दोनों में तुलना नहीं करना? जैन भूगोल और हमारे साइंस का जो भूगोल है आज का, इन दोनों में तुलना मत करो, पहली बात। उनको बताना, बच्चों को ये कहना, आपके स्कूल में जो भूगोल पढ़ाया जाता है उसी के आधार पर प्रश्नोत्तर लिखना, जैन भूगोल के आधार पर प्रश्नोत्तर नहीं लिखना। दूसरी बात, बच्चों को विश्वास दिलाने के लिए आप कह सकते हो कि हमारे भारत देश के इर्द गिर्द समुंदर है। वो समुंदर सही समुंदर नहीं है, वो तो लवण समुद्र, जो जम्बू द्वीप के इर्द गिर्द गोल फैला हुआ लवण समुद्र है, वो अंदर घुसा हुआ है। और ये और घुसता ही चला जाएगा, और छोटी छोटी भूमि होती जाएगी। जैसे जैसे ऊंचाई कम होगी, वैसे वैसे भूमि छोटी छोटी होती जाती है। और जैसे जैसे आगे चलकर जब 6,000 फीट के मनुष्य बनेंगे, बच्चे बोले कि क्या, 6,000 फीट? यस। जब आप डायनासोर को मानते हो, तो मनुष्यों की ऊंचाई मानने में क्या दिक्कत है? और उसके प्रमाण मिले हैं। मैंने पीछे बताया था, या आपको नहीं, मुझे मालूम नहीं, कि एक बहुत लंबा स्केलेटन है। मैं अपने ग्रुप पर, अगर मैडम परमिशन देती है मुझे और व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करती है, तो मैं इस स्केलेटन का चित्र वगैरह मैं आपके ग्रुप में डालूंगा। आप देख लेना कितना लंबा लंबा होता है स्केलेटन, बहुत लंबा। उसके नजदीक खड़े हुए आदमी बिल्कुल छोटे नजर आते हैं, और स्केलेटन बहुत लंबा है। इससे सिद्ध होता है कि कितने बड़े मनुष्य भी उस काल में, पहले के काल में पाए जाते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा भूगोल आज जो बाहर दिख रहा है, वो हमारे ग्रंथों में वर्णन किए हुए चतुर्थ काल के भूगोल से मैच नहीं करता। मेरू पर्वत बताइए कहाँ है? मेरू पर्वत तक जाने की हमारी क्षमता नहीं। हम विमान भेजेंगे, नहीं जाएंगे। विजयार्ध पर्वत के पहली बार हम नहीं जा सकते। उसके आगे मतलब हिमवान, महा हिमवान, निषद, ये तीन बड़े बड़े महापर्वत हैं, बीच में भोग भूमिया है, उनको क्रॉस कर कर मेरू पर्वत के पास जाना है, नहीं पॉसिबल। अच्छा, वो पॉसिबल नहीं तो फिर क्यों हमें बता रहे हो? ये तो हमारे जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। जिनेन्द्र भगवान केवली भगवान है, सब जानते हैं, उन्होंने बताया, इसलिए हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम उसको समझ रहे हैं। पहला, एक, दूसरा, तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु उनको ये बताना कि आप अगर नासा की तरफ देखोगे, नासा नासा सबको मालूम है, अमेरिका की एक अंतरिक्ष शोध करने वाली संस्था, उन्होंने अभी अभी रिसेंटली ही कहा है कि जैन धर्म के भूगोल से वे बड़े प्रभावित है। आपको उसके बारे में कई प्रकार के वीडियोस वगैरह मिलेंगे, या आप गूगल कर कर देखिए, या फिर व्हाट्सएप पर भी आया हुआ है। अगर मिला कहीं पर तो मैं अपने ग्रुप पर उसको डालूंगा कि नासा इंटरेस्टेड है जैन भूगोल में। वो कहती, जैन भूगोल देखने के बाद हम तो चकरा गए कि क्या ऐसा भी भूगोल हो सकता है, और होता भी है, क्योंकि वो बिल्कुल तालमेल रख रहा है हमारे इन्वेंशन से। मतलब जब नासा मान रही है, तो हमें मानने में क्या दिक्कत है? कई बातें हैं, बच्चों को समझाना। हम जब बड़े होंगे तो इसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। अभी क्या करो, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, सच्चे देव शास्त्र गुरु ने बताई हुई बातों पर श्रद्धा रखो और उसी को मानकर आगे चलो।
तो बच्चों को कहना जैन भूगोल और तुम्हारे किताबों का भूगोल, इनकी गलत अभी नहीं करना, हमारी अभी कैपेसिटी नहीं जानने की, बड़े होने के बाद हम इसके बारे में जरूर देखेंगे। ठीक है, तो हम इस प्रकार उनके बारे में समझा सकते हैं। है आगे इसके बारे में कई प्रकार के डिस्कशंस भी होते हैं। जैसे हमारे भूगोल के बारे में आंसर्स नहीं, वैसे उनके भूगोल के बारे में भी आंसर्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बर्मुडा ट्रायंगल, फॉर एग्जाम्पल हमें नॉर्थ में दिखने वाला ध्रुव तारा दिखता है, वो गोल पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध से भी कैसे क्या दिखता है, क्योंकि ध्रुव तारा सब तरफ से दिखता है। क्योंकि ये जाने वाले जो बोट से जाने वाले लोग थे पहले के जमाने में, वो उसी को देखकर अपनी दिशा बनाते थे, उसी को देखकर दिशा का ध्यान लेते थे। जब मतलब दक्षिण गोलार्ध में रहने के बाद भी उत्तर का ध्रुव तारा दिखता है, तो किस प्रकार दिखता है, क्यों दिखता है, क्या दिखता है, ये अगर गोल है और इसमें दक्षिण दिशा में हम जाए, तो उत्तर दिशा का ऊपर का ध्रुव तारा विरुद्ध दिशा से कैसे दिखेगा, बीच में तो पृथ्वी है गोल। नहीं, कई प्रकार के प्रश्न है, इनको हम अच्छी तरह से समझे। पृथ्वी बहुत स्पीड में घूम रही है, स्पीड उसका बहुत ज्यादा है, 24 घंटे में लगभग 41-42 हजार किलोमीटर घूमती है वो। स्पीड बनता है 1675 किलोमीटर पर आवर के अंदाज में। अगर ये स्पीड है तो एक जगह से विमान आप उसको फ्लाइट लेने दो, ऊपर लेकर जाओ, बहुत पृथ्वी से बहुत दूर, ये पृथ्वी है और पृथ्वी से हमने बहुत दूर लेकर गए, उसके गुरुत्वाकर्षण के बाहर उसको वहां पर रुकाया, पृथ्वी गोल घूम रही है, बॉम्बे से उड़ाया, न्यूयॉर्क आने के बाद नीचे उतारो, न्यूयॉर्क आना चाहिए, होता नहीं है ऐसा। तो ये कई प्रकार के प्रश्न है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए अभी क्या करें, दोनों की गलत, हम भी बड़े भी दोनों की गलत ना करें। जैन भूगोल को जैन भूगोल की जगह पर रखें, आज के भूगोल को आज की जगह पर रखें, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी जिनवाणी में दिया हुआ ज्ञान जानने की, सुनने की, समझने की क्षमता नहीं रखती है। इसलिए इन बातों को उनको समझाना है, अपने आप धीरे 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 उनके समझ में कई बातें आएगी। अब तो बहुत डेवलपमेंट हो रही है, हमारे जैन धर्म की बातें सब सच सामने आने लगी है। रात्रि भोजन के बारे में ही लीजिएगा, जो हमारा कुल परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है, तीन तीन अंग है, रोज देवदर्शन, रात्रि भोजन त्याग, और तीसरा कौन सा है, पानी छान कर पीना। तीनों की तीनों साइंस की कसौटी पर खरे उतरे हैं। तो साइंस तो बाद में आया है, जैन धर्म के नियम सब पहले से आए हुए, टाइम टेस्टेड है, आचार्यों ने कहे हुए, आचार्यों ने भी केवल ज्ञानी भगवान ने बताने के बाद बताया, और केवल ज्ञानी भगवान के पास तो संपूर्ण ज्ञान था, अज्ञान यत्किंचित भी नहीं। इसलिए उनकी बातों पर श्रद्धा रखें और गलत नहीं करना है, दोनों को सेपरेट रखें। जब हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, हम अपने आप उसको समझने लगेंगे। मेरा तो पक्का श्रद्धान है कि जो जैन भूगोल है वही सच्चा भूगोल है, उसे समझने की आज मेरे ज्ञान की क्षमता नहीं है, लेकिन जैसे ही हमें अनुकूलता मिलेगी हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करते रहेंगे। बच्चों को यही समझाना है, उसके बिना दूसरा कोई पर्याय नहीं है। लेकिन ये भी समझाना है जैन भूगोल की किस प्रकार से है स्थूल रूप में, लेकिन उनको ये बताना अनिवार्य है, आपके स्कूल में जैन भूगोल की चर्चा नहीं, आपके स्कूल के क्वेश्चन आंसर्स में जैन भूगोल के आधार पर कोई आंसर लिखना नहीं। ये उनको, ये भूगोल अलग, आपका साइंस का भूगोल अलग, हमारा भूगोल अलग, दोनों की गलत मत करिए, बच्चों को समझाइए। खैर, जी ठीक है धन्यवाद पंडित जी। हाँ जी। जी। जी, क्या हम जिनवाणी स्तुति करें, क्या जी कोई जी किसका, कोई बिल्कुल। किसी का और चर्चा का विषय है?